बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो किंगडम प्लांट का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने किंगडम प्लांट्स के क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस किया था। आज उसी के अगेंस्ट हम एल्गी को डिस्कस करेंगे। एल्गी जो है वो काफी ब्रॉड टॉपिक है जिसको कि हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। पहले लेक्चर में एल्गी का बेसिक इंट्रोडक्शन एंड जनरल क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाएगा और सेकंड लेक्चर में क्लासिफिकेशन की इंडिविजुअल क्लास है उसको बड़ा डिटेल में स्टडी किया जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक। सो जस्ट अ मिनट। ओके, सो आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 है किंगडम प्लांट का। और जो इसमें हम आज कवर करने वाले हैं वो है एल्गी। एल्गी का पार्ट 1 है, इसमें इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे। बेसिकली 3 क्लासेस में एल्गी को हम डिस्कस करते हैं। तीनों क्लासों की बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिविजुअल क्लास को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बताऊं आपको कि एल्गी होते क्या है, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। अगर एल्गी को हमने इंट्रोड्यूस करना हो, एल्गी की इंट्रोडक्शन देनी हो तो उसको हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। उस कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिंपल होती है, इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सिंपल एंड थायलॉइड स्ट्रक्चर होती है। ओके, सिंपल एंड थायलॉइड स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये अपना फूड मेजोरिटी और मैक्सिमम अपना फूड फूड खुद बनाते हैं। और इनमें ना पिगमेंट होता है, जैसे क्लोरोफिल बियरिंग पिगमेंट्स होते हैं। ओके, क्लोरोफिल होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं। और एट द सेम टाइम ये एक्वेटिक भी होते हैं, जिसमें कि फ्रेश वाटर में या फिर मैराइन सोर्सेस में भी ये इनका हैबिटाट और इनका इनके हैबिट्स मैराइन एंड फ्रेश वाटर से संबंधित हो सकते हैं। ओके, सो आपको ध्यान में रखना है, सिंपल थायलॉइड स्ट्रक्चर है, ऑटोट्रॉपिक रहेंगे, क्लोरोफिल रिलेटेड पिगमेंट्स उसमें होंगे और फ्रेश वाटर में या फिर मैराइन सोर्सेस में हमें देखने को मिलेंगे। ओके, उसके बाद अगर हम आगे बात करें, ये मॉइस्ट स्टोन, जो स्टोन है ना, स्टोन जो पत्थर वगैरह जो मॉइस्ट होता है, इसमें एक मॉइस्चर की लेयर रहती है, उस तरह के मॉइस्ट स्टोन में भी ये ग्रो कर जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा हियर एंड देयर कोई स्टोन है, स्टोन की सरफेस पे मॉइस्चर आ गया है, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ एल्गी टाइप ग्रो कर गया है, तो वो भी हम एल्गी बोलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये मॉइस्ट स्टोन में भी ग्रो कर सकते हैं, सॉइल में भी, आपको मिट्टी में भी आपने इसको ग्रो करते हुए देखा होगा, ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। जब हम रेनी सीजन के टाइम पे, रेनी सीजन के टाइम पे बारिश के बाद अगर आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कलर की एक लेयर बनी हुई आपको मिलती है, तो वो एल्गी रहती है। ओके, साथ ही साथ आपने वुड में भी, लकड़ी में भी ग्रो करते हुए देखा होगा, जो कटी हुई लकड़ी है, जो लकड़ी हियर एंड देयर पड़ी हुई है, उसमें भी इसको ग्रो करते हुए देखा होगा। सो ग्रीन कलर की लेयर्ड सब्सटेंस और लेयर्ड ऑर्गेनिज्म की बेसिस पे हम इसको अच्छे से जज कर सकते हैं। ओके, सो कुछ एल्गी ना फंजाई के साथ एक एसोसिएशन बना लेते हैं, जिसको हम लाइकेंस बोलते हैं। लाइकेंस को हमने पुराने वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बट एल्गी और फंजाई का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ओके, उसमें एल्गी का काम होता है फूड बनाना और फंजाई का काम होता है शेल्टर और रॉ मटेरियल हेयर एंड देयर से इकट्ठा करना। इस तरह से करके एल्गी और फंजाई में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, सो कभी कभी क्या होता है, कुछ एनिमल के ना हेयर्स होते हैं, जो एनिमल के हेयर है, एनिमल के हेयर में भी आपको फंजाई ग्रो होती हुई, सॉरी एल्गी ग्रो होती हुई दिखाई देगी। जैसे कि मैं इसके एक एग्जांपल दूं, साउथ बियर। साउथ बियर एक एनिमल है, जिस एनिमल की स्किन के ऊपर जो क्या बोलते हैं हेयर्स होते हैं, उन हेयर्स में आपको क्या बोलते हैं वो फंजाई ग्रो करती हुई दिखाई देगी। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो जो फर्स्ट फिगर है, फिगर नंबर 1, इस ये जो अलगी है देखने में कैसी लगती है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। सेकंड लाइकेन, सेकंड फिगर में आपको लाइकेन बताया गया है। आप देखोगे इसमें थोड़ा ग्रीन कलर का, ग्रीन ग्रीन कलर का आपको दिखाई देगा, बीच में जो व्हाइट कलर भी हल्का सा दिखाई देगा, क्योंकि ये फंजाई और अलगी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ओके,
और ये जो थर्ड फिगर है ना, थर्ड फिगर में मैंने आपको स्लॉथ बियर को दिखाया है। ओके, स्लॉथ बियर है। इसके स्क्रीन पे, स्किन पे देखो, ग्रीन ग्रीन कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो एल्गी है, क्योंकि स्लॉथ बियर के ऊपर भी क्या करते हैं, ये एल्गी ग्रो कर सकती है। सो इसका एल्गी का बस हमें यही ध्यान में रखना है, इसको वाटरी और मॉइस्चर रिलेटेड एनवायरनमेंट चाहिए, और पानी में भी हो सकती है, सॉइल में भी हो सकती हैं, वुड में भी हो सकती है, स्टोन में भी हो सकती है, और समटाइम्स एनिमल के हेयर्स में भी हो सकती है, प्रोवाइडेड के मॉइस्चर हमें इसको मिले। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि फंजाई के साथ एसोसिएशन में भी रह सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम लाइकेंस बोलेंगे। ओके, सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर एल्गी के बारे में इसकी जो स्ट्रक्चर की बात करें, ये देखने में कैसी लगती हैं, तो एल्गी को अगर हम देखने की बात करें तो सबसे पहले है इसका जो साइज एंड शेप है, हाईली वेरिएबल होता है। ओके, साइज एंड शेप जो है हाईली वेरिएबल होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में आप देखते हैं साइज वगैरह, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो हाइट है 5.7 इंच, 5.8 इंच, मैक्सिमम 6.1 6.2 तक जाती है। उनका एक हाइट है जो एक इतनी ज्यादा वेरी नहीं करती है। बट फंजाई के केस में ऐसा नहीं होता। फंजाई के केस में इनका साइज शेप काफी ज्यादा वेरी करता है। ओके, कुछ कुछ फंजाई या यूनिसेलुलर भी होती हैं, जैसे माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी होती है कुछ फंजाई की। ओके, ये क्या है, इनको हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप में रख के दिखना पड़ता है, इनका साइज बिल्कुल ही छोटा होता है। ओके, इसकी जो एग्जांपल एक दी हुई है, क्लाइडोमाइसिस। ओके, ये आपको एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करनी है, ये एग्जाम्पल आपको याद करनी है। अगर कहीं कहीं एमसीक्यू पे क्वेश्चन आया कि कुछ ऐसी फंजाई, ओ सॉरी, कुछ ऐसी एल्गी का नाम बताओ जो माइक्रोस्कोपिक है, तो आपको ये एग्जाम्पल है, आपको कोट करना है। उसके बाद कुछ फंजाई, और सॉरी कुछ एल्गी, यहाँ पे फंजाई में कोट कर रहा हूँ बार बार, एल्गी की स्टडी है। तो कुछ एल्गी है ना, कॉलोनियल फॉर्म में भी हमें देखने को मिलती है। कॉलोनियल फॉर्म में मतलब कि जो एल्गी है, वो वॉलवॉक्स उसकी एक एग्जाम्पल है। ओके, वॉलवॉक्स उसकी एक एग्जाम्पल है। आप देखोगे ये फर्स्ट जो है माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर है ना, और सेकंड जो वॉलवॉक्स है, जो सेकंड एग्जांपल वॉलवॉक्स की बताई है मैंने फिगर में, एक कॉलोनियल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, कॉलोनियल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और जो थर्ड है फिलामेंटस फॉर्म है, फिलामेंटस फॉर्म में फिलामेंट की तरह, लंबे लंबे फिलामेंट्स की तरह हमें देखने को मिलेगी। जैसे ये स्पाइरोगायरा में आप देखोगे, ये वाली फिगर मैंने लगाई है, यहाँ पे आप क्लियर क्लियर देख रहे हो, फिलामेंट फिलामेंट की फॉर्म में एल्गी, लेंथी लेंथी फिलामेंट्स की फॉर्म में ये एल्गी हमें देखने को मिलती है। ओके, सिमिलरली ओलोथ्रेक्स में भी हम देखेंगे फिलामेंट्स की फॉर्म में। सो इसका मतलब ये है कि ये सारे विजुअल इमेजेस और ये सारे यहाँ से हमें पता चलता है एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर, एल्गी कैन बी मल्टीसेलुलर, इट कैन बी कॉलोनियल फॉर्म, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ दैट इज सो कॉल्ड फिलामेंट। सो इसका जो शेप एंड साइज है वो हाईली वेरिएबल है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीन एग्जांपल्स मैंने बताई, पहला माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, सेकंड वन इज कॉलोनियल फॉर्म, एंड थर्ड वन इज फिलामेंटस फॉर्म। और इनकी इंडिविजुअल एग्जांपल्स भी मैंने इस स्लाइड में आपको बता दी हैं। आपको याद करना है, आपको थोड़ा रिमेंबर करना है, मे बी इट कैन बी ए पार्ट ऑफ योर नीट एमसीक्यू एग्जाम, और कैन बी इन अदर एग्जाम्स टू। अगर ये एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे भी इस एग्जाम्पल में से कौन सी एग्जाम्पल है जो फिलामेंटस है। लेट्स सी के ये चार चार मैंने एल्गी के नाम बता दिए, उसमें फिलामेंटस कौन सा है, तो आपको वो सही वाला आंसर वहां पे चूज करना रहेगा। ठीक है, तो ये एल्गी की शेप एंड साइज के बारे में थोड़ा डिस्कशन था। सो इसके बाद अगर हम एल्गी की रिप्रोडक्शन की बात करें ना, रिप्रोडक्शन आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है जनरेशन बाय जनरेशन ग्रोथ के लिए, बिकॉज जनरेशन और स्पीसीज की सस्टेनेबिलिटी भी, एक स्पीसीज सस्टेन कर पा रही है या नहीं, उसके लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर रिप्रोडक्शन सिस्टम अच्छे से वर्कआउट नहीं करना, तो उस कंडीशन में क्या रहता है भी, जनरेशन आगे ग्रो नहीं करती है, जैसे एक्सटिंक्ट हो जाती है, जैसे डायनासोर्स वगैरह एक्सटिंक्ट हो गए, अभी देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत सारे और स्पीसीज है जो पहले हुआ करते थे, आजकल नहीं है। तो वो एक रीजन रहता है, अभी एक स्पीसीज खत्म हो गई, बट उस स्पीसीज को सस्टेन करवाने के लिए रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द की फैक्टर।
तो रिप्रोडक्शन में ना 3 तरह के रिप्रोडक्शन है एल्गी में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, आपको ध्यान में रखना 3 तरह के रिप्रोडक्शन। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, ये बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं फर्स्ट चैप्टर में भी हमने फ्रेगमेंटेशन को अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है। सो इसमें क्या होता है, अलगी की बॉडी पार्ट में फ्रेगमेंटेशन होती है। जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में ये फिलामेंटस एल्गी थी, आपको पता है एल्गी फिलामेंटस भी हो सकती है, और यहां से ये ब्रेक आउट हो गई, यहां से फ्रेगमेंट हो गई। फ्रेगमेंट होने के बाद दो दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ये स्प्लिट हो गई, और दोनों इंडिविजुअल पार्ट ने आगे ग्रो करके इंडिविजुअल एल्गी को जनरेट कर दिया। तो इसको कैसे बोलेंगे, एक एल्गी थी, एल्गी में फ्रेगमेंटेशन हुई, फ्रेगमेंटेशन होने के बाद एल्गी है दो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, दोनों इंडिविजुअल पार्ट आगे ग्रो करते गए और दो इंडिविजुअल एल्गी हमें देखने को मिली। ओके, सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वहां पे क्या है, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू ए थैलस। थैलस कुछ नहीं है, बॉडी पार्ट है एल्गी का, एल्गी के बॉडी पार्ट को हम थैलस भी बोलते हैं। जैसे इस एग्जांपल में भी मैंने दिखाया, ये एक थैलस था और ये एक एल्गी थी, और यहां से टूट गई ये एल्गी, यहां से, और टूटने के बाद दो एल्गी में ये कन्वर्ट हुई, दोनों एल्गी आगे ग्रो करते करते दो डिस्टिंक्ट एल्गी बन गए, दो डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में वो एग्जिस्ट हो गए। ठीक है, तो ये है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना स्पोर्स के थ्रू होता है। स्पोर्स के बारे में हमने चैप्टर 1 में अच्छे से डिस्कस किया है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन स्पोर्स है जू स्पोर्स है। ओके, आपको ध्यान रखना है, एल्गी में जो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है स्पोर्स के थ्रू रहता है। स्पोर्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जू स्पोर। ओके, क्लियर, जू स्पोर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी है। ओके, ध्यान रखना। अगर आपको किसी ने एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनोमिना इन एल्गी, तो आप बोलोगे इट्स थ्रू जू स्पोर्स। ओके, जू स्पोर की आपको कैरेक्टरिस्टिक पता ही है, अगर नहीं पता है तो फिर यहाँ पे रिपीट करेंगे हम। जू स्पोर्स थैलेटेड होते हैं। ओके, फ्लैजिलेटेड, सॉरी फ्लैजिलेटेड, बिकॉज इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी वजह से मोटाइल भी होते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले जू स्पोर्स क्या है, फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनमें फ्लैजिला होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला जू स्पोर मोटाइल होती है। ओके, जब इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो ये जो जू स्पोर्स है ये जर्मिनेट होके एक न्यू प्लांट को क्रिएट करते हैं। दैट्स द इंपॉर्टेंट फिनोमेना। जब इनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करने के बाद में न्यू एल्गी को फॉर्मुलेट करेंगे। ओके, इसके लिए मैंने इमेज नंबर 2 भी आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोट की है। इमेज नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा, जो मैं अभी ब्लैक कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ, मतलब कि सर्कुलेट कर रहा हूँ, ये जूस पोर है। और जूस पोर में जो मैं अभी एरो के साथ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको छोटे छोटे फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला दिस जूस पोर कैन मूव हेयर एंड देयर। ओके, एंड मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब कोई जूस पोर मूव करेगा तो मूव करते करते वो ऐसी जगह पे पहुंच जाएगा जहां पे उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल सकती है। ओके, सो टेक होम मैसेज इस टॉपिक का, सबसे पहले जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, स्पोर्स यूज होते हैं। स्पोर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्पोर्स है वो है जू स्पोर। और जू स्पोर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो फ्लैजिला है, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे आर मोटाइल, दे कैन मूव हियर एंड देयर। ओके, एंड जर्मिनेशन होती है जब जू स्पोर की, तो नया हमें एल्गी देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू गैमीट्स यूज होते हैं। ओके, एल्गी में भी हमें टू गैमीट्स देखने को मिलेंगे। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे कई 3 तरह का है, वो हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप की बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना 3 तरह का बेसिकली हमें देखने को मिलता है एल्गी में। ओके, नंबर 1 टाइप है आइसोगेमस। ओके, आइसोगैमस, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं। आइसोगैमस में क्या होता है, क्योंकि आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू गैमेट्स का फ्यूजन तो होगा ही होगा, गैमेट नंबर 1 गैमेट नंबर 2, दोनों गैमेट फ्यूज करेंगे, अल्टीमेटली एक नया हमें एल्गी देखने को मिलेगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का करैक्टर है।
2 गैमीट्स तो चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे भी बता रहा था ना, यहाँ पे मैंने एरो लगा दिया, यहाँ पे ये एरो के साथ मैं आपको बता रहा हूँ थ्रू दी 2 गैमीट्स। इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमीट्स तो चाहिए ही चाहिए। बट जो ये 2 गैमीट्स हैं वो कैसे दिखते हैं, उसके बेसिस पे हम रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओके, सबसे पहला है आइसोगैमस। ओके, आइसोगैमस के बारे में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ऑफ सिमिलर साइज। आइसोगेमस में जो गैमीट्स होते हैं वो सेम साइज के होते हैं। ओके, और उनमें फ्यूज करने के बाद में हमें एक नया एल्गी देखने को मिलता है। ओके, और दे में बी फ्लैजिलेटेड। जो गैमीट्स हैं, दो सेम तरह के गैमीट्स हैं, बिल्कुल सेम साइज के गैमीट्स हैं, उनमें फ्यूजन होता है, उसको हम आइसोगैमस बोलते हैं। ओके, तो आइसोगैमस में जो दो तरह के गैमीट्स यूज होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं देखने में, और उनमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकते हैं। देयर में बी फ्लैजिला, दे में बी फ्लैजिलेटेड। ओके, होलोथ्रेक्स इसकी एक एग्जांपल है जिसमें फ्लैजिलेटेड मिलती है। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे ये होलोथ्रेक्स फ्लैजिलेटेड गैमीट आइसोगैमस टाइप। ओके, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। अगर किसी ने पूछ लिया कि इसमें से फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल दो, तो लोथ्रेक्स इसकी एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ओके, और उसके साथ साथ हमें नॉन फ्लैजिलेटेड भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ओके, और नॉन फ्लैजिलेटेड में कौन सा है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस। ओके, क्लियर। सो जिसमें फ्लैजिला होते हैं ऑब्वियसली वो तो मूव कर सकता है, और जिसमें फ्लैजिला नहीं होते उसमें मूवमेंट नहीं हो सकती। इसलिए स्पाइरोगायरा के जो गैमीट्स हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। ओके, और ओलोथ्रेक्स के जो गैमीट्स हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला दे आर मोटाइल इन नेचर। ओके, क्लियर हुई बेटा बात। आपको बस ये बातों का ध्यान रखना है, आइसोगैमस में दोनों गैमीट्स बिल्कुल सेम होते हैं। इसको हम एक ना फिगर से समझते हैं। आपको फिगर नंबर 1 को बड़े ध्यान से देखना है। ओके, फिगर नंबर 1 में दो गैमीट्स हैं, गैमीट नंबर 1 जिसको मैंने प्लस के साथ दिखाया हुआ है, और गैमीट नंबर 2 जिसको मैंने माइनस के साथ दिखाया हुआ है। दो गैमीट्स हैं। अब आप दोनों गैमेट्स की स्ट्रक्चर देखो, प्लस माइनस को भूल जाओ, सिर्फ उसकी शेप देखो। शेप और स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये इसको आइसोगेमस बोलती है। दोनों का शेप सेम है, दोनों का साइज सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है। ओके, दोनों में फ्यूजन होगी, फ्यूजन होने के बाद में नया एक अपने को एल्गी देखने को मिलेगा इवेंचुअली। ओके, सो इसमें आपको फ्लैजिला भी देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये फ्लैजिला है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। ओके, ये फ्लैजिला है। ओके, सो आइसोगैमस में मैं अभी आपको एक बार कंक्लूड करता हूँ। आइसोगैमस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में है, उसमें आइसोगैमस जो होता है, आइसोगैमस में गैमेट बिल्कुल सेम होते हैं। उनका शेप एंड साइज बिल्कुल सेम होता है। उसमें फ्लैजिला हो भी सकते हैं। फ्लैजिला हो ओलोथ्रेक्स एक एग्जांपल है जिसमें फ्लैजिलेटेड गैमीट्स मिलते हैं, और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, जिसकी एक एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। ओके, क्लियर। अब आ जाओ बात सेकंड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेकंड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एनाइसोगैमस बोलते हैं। एनाइसोगैमस का मतलब है दोनों गैमीट्स डिसिमिलर होंगे, दोनों में सिमिलरिटी नहीं होगी। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विद डिफरेंट इन साइज। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज। क्लियर। टू गैमेट्स में फ्यूजन तो होगा, लेकिन उनका साइज है वो सेम नहीं होगा, डिसिमिलर होगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल में मैं आपको यहाँ पे ये फिगर आप ध्यान से देखो, है ना। इस फिगर की अगर हम बात करेंगे तो ये फीमेल गैमीट है, ये आपको बड़े साइज में देखने को मिल रहा है, और ये मेल गैमीट है, ये दोनों ये छोटे साइज में देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से ये एनाइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। ओके, इसकी एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे रखी है, आपको इस एग्जांपल को बड़े ध्यान से, यूडोरिना ये एक एग्जांपल है, इसको बड़े ध्यान से आपको याद रखना है। यूडोरिना। ओके, क्लियर। यूडोरिना जो रहेगा वो एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी की एक एग्जांपल है। ओके, क्लियर। उसके बाद आगे ओगैमस। ओगैमस भी एक तीसरी तरह की एग्जांपल होती हैं,
जिसमें फ्यूजन बिटवीन ए लार्ज एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट, ओके, एंड ए स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट, ओके। या इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, ये एग्जांपल नंबर 3 जो मैं यहाँ पे आपको कोट कर रहा हूं। इसमें आप देखोगे ना, फीमेल गैमीट जिसको एग बोलती है, उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है और उसका साइज बड़ा है, तो इसको हम एग भी बोल सकते हैं, फीमेल गैमीट भी बोल सकते हैं। और ये बड़ा है साइज में और इसमें फ्लैजेला नहीं है, वो ये बिकॉज इसमें फ्लैजेला नहीं है, ये मूव भी नहीं कर सकता। और दूसरा जो मेल गैमीट है जिसको हम स्पर्म भी बोलेंगे, ये मूव भी कर सकता है और इसमें फ्लैजेला भी प्रेजेंट है, बट इसका साइज जो है स्मॉल है। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी में देखने को मिलता है ना, तो उसको हम बोलते हैं ओगैमस, ओके। ओगैमस में क्या होता है, टू गैमीट्स फ्यूज होते हैं, उसमें एक बड़ा गैमीट होता है जो फ्लैजेला जिसमें फ्लैजेला नहीं होते हैं, जो मूव भी नहीं कर सकता, जिसको हम एग भी बोलते हैं। और दूसरा स्मॉल गैमीट होता है जिसको मेल गैमीट भी बोलते हैं, उसमें फ्लैजेला भी होता है और मूव भी कर सकता है। अगर इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं तो उसको हम ओगेमी और ओगैमस बोलते हैं, ओके। तो ओगैमस को फॉलो करने वाले जो एल्गी प्लांट्स हैं, जो एल्गी हैं, वो है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस, ओके। इन दोनों को आपको बड़े ध्यान से याद रखना है। वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस जो है वो वो एल्गी की एग्जांपल्स हैं जो ओगैमी के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। सो ये 3 तरह का आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स थे, इंपॉर्टेंट हैं, इनकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ध्यान से आप याद करो, नोट्स बना लो, टेबल फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर लो, तो ताकि आपको बड़े अच्छे से याद में रहे भी आइसोगैमस में कौन से प्लांट इन्वॉल्व थे, एनाइसोगैमस में कौन से एल्गी इन्वॉल्व थे, ओगैमस में कौन 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 से एल्गी इन्वॉल्व थे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। ये भी पूछ सकते हैं अभी विच वन ऑफ द इज द एग्जांपल ऑफ ओगैमस, एग, स्पर्म, उस तरह की किसी भी तरह से इसमें एमसीक्यू जनरेट किया जा सकता है, एमसीक्यू बनाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड को आप अच्छे से याद करके याद करना, ताकि नीट में आपके लिए थोड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिल सके, ओके। आगे हम बेनिफिट्स की बात करते हैं। अगर हमने एल्गी के बारे में समझ लिया, एल्गी के रिप्रोडक्शन सिस्टम को समझ लिया, तो बट एल्गी को हम पढ़ क्यों रहे हैं, रीजन क्या है एल्गी को पढ़ने का, हायर स्टडीज में एल्गी की क्या इंपॉर्टेंस है, एल्गी को क्यों हम इतना इम्पोर्टेंट प्लांट मानते हैं, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म मानते हैं, उसके कई रीजन है। उसका जो फर्स्ट रीजन है ना, फोटोसिंथेसिस। आपको पता होगा जो एल्गी है, एल्गी आपको मेराइन सोर्सेस में भी मिलेगी, जो समुंदर होती है ना, समुंदर की जो ऊपर वाली सरफेस होती है, पानी की ऊपर वाली सरफेस, वहां पे एक एल्गी की आपको लेयर दिखाई देगी, ओके। वो लेयर बहुत बहुत ह्यूज होती है, बहुत सारा समुद्र का एरिया लेयर से कवर्ड होता है ना। तो वो जो समुद्र के ऊपर वाली लेयर है एल्गी की, वो फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेसिस करने के बाद CO2 को खत्म करती है, CO2 को खत्म करने के बाद में ऑक्सीजन को जनरेट करती है। जैसे ही ऑक्सीजन जनरेट होता है तो ऑक्सीजन पानी में भी डिजोल्व हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो समुद्र के पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। और आपको पता है समुद्र के पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारे समुद्र के इकोसिस्टम के जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे फिश हो गई, शार्क हो गई, व्हेल हो गई, वो जिंदा रह सकते हैं, ओके। इसका मतलब ये है कि समुद्र के पानी में या फिर मैराइन सोर्स में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, उसका जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो एल्गी ही होता है, ओके, क्लियर, दैट इज द पॉइंट नंबर 1। सिमिलरली जो समुद्र के किनारे सिटीज हैं, जैसे मुंबई इंडिया की सिटी है जो समुद्र के आसपास है, और सिमिलरली बहुत आसपास जो ह्यूमन पॉपुलेशन के आसपास का जो समुद्र का एरिया है, वहां पे जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको बढ़ाने में भी एल्गी का एक क्रिटिकल रोल है, ओके। ये प्लांट हमें देखने को बड़ा छोटा सा लग रहा है, बट इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन जनरेशन में। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ये प्लांट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है, ओके।
और दूसरा समुद्र को ऑक्सीजन से सैचुरेट करना, क्योंकि समुद्र के बीच में तो आपको प्लांट देखने को मिलेगा नहीं। नीम ट्री, बनैन ट्री ऐसी चीजें तो समुद्र के बीच में देखने को मिलेंगी नहीं। वहां पे जो ऑक्सीजन को सैचुरेट करना या ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करना, एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। एंड समुद्र का इकोसिस्टम हमारे सस्टेनेबिलिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको पता ही है। समुद्र में जो मेराइन सोर्सेस है, जैसे समुद्र के बीच में मछलियां मिलती हैं, समुद्र के बीच में बहुत सारे और जीव जंतु वहां पे देखने को मिलते हैं। और उन सारे जीव जंतु से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कैंसर की मेडिसिन हो गई, या फिर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हो गए, बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो हैं वो हमें समुद्र से ही देखने को मिलते हैं, समुद्र से मिलते हैं। और समुद्र पे क्यों मिलते हैं? क्योंकि समुद्र को ऑक्सीजन मिलता रहता है एल्गी की प्रेजेंस में। सो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए एल्गी का बहुत बड़ा रोल है। देखने को बड़े छोटे से प्लांट लगते हैं। ओके, सो आगे हम प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड। ओके, आप देखोगे प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन दी एक्वेटिक फूड साइकिल। ये मैंने आपको ना ये जो फिगर दिखाई है, ये एक्वेटिक फूड साइकिल की फिगर दिखाई है। यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे, सबसे पहले हमें एल्गी देखने को मिलेंगे। ये एल्गी क्या है? ऑटोट्रोपिक है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। ओके, ऑटोट्रोपिक होने की वजह से एल्गी अपना फूड खुद बनाते हैं। जब एल्गी ने अपना फूड खुद बना लिया समुद्र में, तो ये फूड कौन कंज्यूम करेगा? ये छोटे छोटे एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, जो क्या बोलते हैं समुद्र में है। जैसे ये जो है ना, छोटे छोटे एनिमल्स, ये देखो। अब क्या है, ये छोटे छोटे एनिमल्स जिसको मैं ये एरो से दिखा रहा हूं, इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए एल्गी बहुत जरूरी है। अगर एल्गी नहीं होगी तो इन प्लांट्स को फूड नहीं मिलेगा। ओके, अब ये छोटे छोटे एनिमल्स को कौन कंज्यूम करता है? इनको बड़े एनिमल कंज्यूम करते हैं, जैसे पेंगुइन हो गया, और ये बड़े सारे एनिमल्स है ना। इसका मतलब है जो समुद्र में जो फूड बनता है, जो इनिशिएशन होती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एल्गी से होती है। जैसे हम हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या है, ह्यूमन बींग्स तो हम धरती पे रहते हैं, सॉइल पे रहते हैं, तो हमारा प्राइमरी सोर्स क्या है? प्लांट्स हैं। प्लांट से हमें फूड मिलता है ना। बट समुद्र के बीच में तो प्लांट होते ही नहीं है, तो प्लांट होते नहीं है तो समुद्री जीव जंतु कहाँ से फूड लेंगे? उनके लिए तो फिर एल्गी जैसा एक रिसोर्स है, जहां से हमें उनको फूड मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वेटिक लाइफ के लिए। एल्गी, अगर एल्गी खत्म तो एक्वेटिक लाइफ में बड़ी डिस्टरबेंस आएगी, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें ह्यूमन बींग्स के लिए भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हमें ना आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन मोर देन 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी है जो फूड में यूज होती हैं। मोर देन 70 स्पीसीज ऑफ एल्गी फूड में यूज होती है, जैसे कि पोरीफेरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम। ये बहुत क्लासिकल एग्जांपल्स हैं। 10th में भी हमें और प्रीवियस क्लासेस में भी हम ये एग्जांपल्स को क्रैम किया होगा। ये फूड के लिए यूज होती हैं, पोरीफेरा, लेमिनेरिया एंड सर्गेसम। ये जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लांट है। बट ये तो 3 एग्जांपल्स हैं, बट अगर मैं बात करूं तो मोर देन 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी है जो हम फूड की फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको बड़ा ध्यान रखना है। कुछ एल्गी जैसे अगार है ना, अगार हमें ना एल्गी से ही मिलता है। ओके, अगार जो है हमें एल्गी से ही मिलता है। और अगार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगार हम बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, आइसक्रीम बनाने के लिए यूज करते हैं, और जेलीस बनाने के लिए यूज करते हैं, है ना। जैसे लैब में बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, एंटीबायोटिक डेवलप कर रहे हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट मेडिसिन डेवलप कर रहे हैं। उनको बैक्टीरिया ग्रो तो करना है ना। बैक्टीरिया कहाँ पे ग्रो करेंगे? उसके लिए अगार चाहिए। लैब में अगार होगा, अगार के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करती है। और अगार हमें कहाँ से मिलता है? अगार हमें एल्गी से ही देखने को मिलता है। ओके, साथ के साथ जो अगार है ना, उसका जो नेचर जेल जैसा होता है, अगार जेली की तरह होता है। और ये अगार को हम इसलिए आइसक्रीम बनाने में भी यूज कर सकते हैं, और जेलीस बनाने में भी यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे ये सारे एग्जांपल्स मैंने पोरीफेरा, लेमिनेरिया, सर्गेसम, ये सारे एग्जांपल, ग्लेडिलियम, ये सारे एग्जांपल ना मैंने आपको दिया। अगार अगार, ये सारी एग्जांपल से इम्पोर्टेंट एल्गी हैं जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। जैसे ये पेट्री डिश है ना, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके, ये पेट्री डिश है। पेट्री डिश के ऊपर ये व्हाइट व्हाइट कलर के जो ये है बैक्टीरिया है,
ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कहाँ पे ग्रो किए हैं? ये ये ब्राउन कलर की लेयर है ना इसके ऊपर, ये अगार है, अगार के ऊपर। ये जो जेली है जो हम कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते रहते हैं हेयर एंड देयर, ये भी अगार से बनती है। ओके। और आइसक्रीम भी हमें पता ही, आइसक्रीम में भी हमें अगार यूज करना पड़ता है। ओके। तो अगार अगार एक इम्पोर्टेंट चीज है जो एल्गी से हमें मिलता है और कंटिन्यूअसली कमर्शियली बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ह्यूमन बींग्स के लिए ये एल्गी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके। एक्वेटिक लाइफ में भी रोल है और यहाँ पे भी रोल है, इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है। तो यहाँ पे बड़े सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे फूड में कौन सा एल्गी यूज होता है, पोरीफेरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम। ओके। और अगार का और क्या काम है, ये सारी चीजें आपको, ये सारी एग्जांपल याद रखना है। ठीक है। अगार में जैसे ग्लैडिलियम जो है और ग्रेसिकेलेरिया जो है, ये ग्रेसिलेरिया जो है, ये दोनों अगार में यूज होते हैं। अगार अगार इनसे हमें मिलता है, ये दो एग्जांपल्स है ना, यहाँ से हमें अगार मिलता है। और अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ गया कि अगार हमें कहाँ से मिलता है, तो यहाँ से आपको ये चीज आपको थोड़ा मेमोराइज करनी है। ओके। इन दोनों का नाम जी से ही है, तो उस तरह से आप थोड़ा याद कर ले। ओके। तो उसके बाद अगर मैं और बेनिफिट्स की बात करूं, तो जो रेड एंड सम मैराइन एंड ब्राउन रेड एल्गी, एल्गी की बहुत सारी किस्में होती हैं। कोई एल्गी आपको ग्रीन कलर की दिखाई देगी, कोई एल्गी आपको रेड एंड ब्राउन कलर की दिखाई देगी ना, तो वो हम क्लासिफिकेशन में आगे हम स्टडी करेंगे भी एल्गी की कितनी तरह की क्लासिफिकेशंस होती है नेक्स्ट लेक्चर में। बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ एक पर्टिकुलर तरह की एल्गी होती है जिसको हम ब्राउन एंड रेड एल्गी कहते हैं। वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? वो प्रोड्यूस करती हैं हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स कुछ नहीं है, ये केमिकल, ये सब्सटेंस होते हैं जिनमें वाटर को होल्ड करने की टेंडेंसी होती है। और हमें पता है वाटर को होल्ड करना कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी क्रीम्स हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, ये वो, उसमें वाटर को होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि वाटर होल्ड होगा तभी तो मॉइस्चर गेन होगा, तभी तो उसको मॉइस्चराइजिंग क्रीम बोलेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे और फार्मास्यूटिकल यूजेस, बहुत सारे और मेडिकल यूजेस हैं जिसमें पानी को ना होल्ड करना पड़ता है। तो वहां पे जो ब्राउन एंड रेड एल्गी से मिला हुआ प्रोडक्ट है जिसको हाइड्रोकोलोइडल प्रोडक्ट बोलते हैं, उसका काफी इंपॉर्टेंट यूज आता है। तो इसका फार्मास्यूटिकल अब इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा यूज है इस वजह से ना, क्योंकि हाइड्रोकोलॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पानी को होल्ड करके रख सकते हैं। और पानी को होल्ड करके रखना और उसको जब जरूरत हो वो उसको लेयर की फॉर्म में रिलीज करना, वो सारी चीजें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफी यूज होती है, डिस्पेंसिंग में, आई मीन लाइक मॉइस्चराइजर को गेन करने में, मॉइस्चर को गेन करने में, एंड ब्यूटिफिकेशन इंडस्ट्रीज में भी इसका काफी रोल हो सकता है। तो इस वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात मैं आपको एक बताता हूँ, इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे एल्जीनिक एग्जाम्पल है ना, ये आपको याद रखना है। ये जो है ना हाइड्रोकोलोइडल सब्सटेंसेस, ये प्रोड्यूस, काराग्रीन एक अलग से एग्जांपल है। ओके। ये दो तीन एग्जांपल्स है यहाँ पे, इस चीज को आप ध्यान रखना। ओके। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ ना, तो नेक्स्ट बात करता हूँ प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी। ओके। इसमें कोलरेला एंड स्पाइरुलिना, ये दो एग्जांपल्स हैं, कोलोरिना एंड स्पाइरुलिना। ये जो एग्जांपल्स है ना, ये एग्जांपल है, ये प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी की है ना। ये कहाँ पे यूज होती हैं? ये स्पेस ट्रेवलर के लिए यूज होते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं ना, स्पेस में जाएंगे और स्पेस में जाके जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पे जाके रिसर्च वगैरह करेंगे, और उनको ना कंटिन्यूसली प्रोटीन चाहिए होता है। प्रोटीन इसलिए चाहिए होता है क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी तो है नहीं, ग्रेविटी है नहीं तो मसल्स वीक हो जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होगी तो मसल का यूज नहीं आएगा, क्योंकि हमारे मेजोरिटी ऑफ मसल्स है ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें स्टैंड करवाने में यूज होते हैं ना। जैसे हम ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करते हैं, हम जब चलते हैं तो ग्रेविटी हमें चलने से थोड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, वहां पे हम अपना एफर्ट्स लगाते हैं। कहने का मतलब है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जो हम एफर्ट लगाते हैं, उससे हमारे मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। अगर मसल की एक्सरसाइज हो जाती है तो सिंपल है कि हमारे मसल भी ग्रो करेंगे। बट स्पेस में तो ग्रेविटी ही नहीं है, अगर ग्रेविटी नहीं है स्पेस में तो मसल कैसे ग्रो करेंगे? तो उसके लिए उनको प्रोटीन सप्लीमेंट थोड़ा चाहिए रहता है ना।
प्रोटीन सप्लीमेंट में ये जो प्रोटीन रिच एल्गी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, इनका आप नाम ध्यान रखना। ये प्रोटीन रिच सप्लीमेंट बनाने में यूज होते हैं। जैसे इस टैबलेट फॉर्म में हम बना देंगे, जैसे टैबलेट फॉर्म में बना दिया ना स्पाइरुलिना का। ओके, तो ये पाउडर टैबलेट फॉर्म में स्पेस में जाके आराम से प्रोटीन की नीड को कंप्लीट कर सकते हैं वहां पे अपने साइंटिस्ट। सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, उसके बाद में मैं यहाँ पे ना थोड़ा क्लासिफिकेशन की बात करूंगा। अगर मैं क्लासिफिकेशन की आप यहाँ पे बात करूँ ना, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ना हाइट, हाँ, अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ ना, तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे ना बड़ी सिंपल है। क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में तो जब स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, जिसमें क्लासिफिकेशन को काफी अच्छे से स्टडी किया जाएगा। बट यहाँ पे तीन तरह की क्लासिफिकेशन एल्गी में एग्जिस्ट करती है। क्लोरोफेसिए, ओके, फेकोफेसिए एंड रोडेफेसिए। ओके, ये तीन तरह की क्लासिफिकेशन है। जो पहली क्लासिफिकेशन है ना, उसमें जो क्लोरोफेसिए, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल रिलेटेड पिगमेंट यहाँ पे होना चाहिए। इसके कारण इसका जो कलर है ग्रीन होता है। ओके, ग्रीन कलर है। और सेकंड वाली है, सेकंड वाला जो उसमें जो पिगमेंट होते हैं ना, जो सेकंड वाली क्लास है, ओके, उसमें ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है। ओके, और थर्ड कलर रोडोफेसिए जो रहता है, उसमें रेड कलर का आपको उसका रेड कलर हमें देखने को मिलेगा। सो बेसिकली जो ये डिस्टिंक्शन है ना, जो हमने डिवाइड किया है एल्गी को तीन कैटेगरी में, ये बेस्ड ऑन देयर कलर किया है। अगर ग्रीन कलर है क्लोरोफेसिए बोल दो, ब्राउन कलर है तो फेसियो बोल दो, और जो रेड कलर है तो रोडोपेसियो बोल दो। इस तरह से करके आपने उसको कैटेगराइज किया है। सो इसमें जो मेजर पिगमेंट्स होते हैं ना, जो फर्स्ट वाली कैटेगरी है ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलेंगे, उसमें क्लोरोफिल ए एंड बी होते हैं। ओके, ओके, क्लोरोफिल ए एंड बी। ओके, और दो सेकंड कैटेगरी है ब्राउन एल्गी है, उसमें क्लोरोफिल ए एंड सी मिलेंगे। ओके, और साथ के साथ में आपको फ्यूकोयैंथिन नाम का एक पिगमेंट मिलेगा, जो इसको ब्राउन कलर देने में थोड़ा रोल प्ले करता है। ओके, साथ के साथ अगर हम रेड एल्गी की बात करें, तो क्लोरोफिल ए एंड डी तो मिलेगा उसमें, और साथ में फैको एरिथ्रिन वहां पे एक पिगमेंट देखने को मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है, फ्यूकोयंथिन कहाँ पे मिलता है, कौन से एल्गी में मिलता है, तो आपको बोलना है ब्राउन एल्गी। या फिर आपको बोल दो फाइको एरिथ्रिन कहाँ पे मिलता है, तो आपको बोलना पड़ेगा रोडोफेसिए और रेड एल्गी। तो इस तरह से है। और कौन सा क्लोरोफिल है वो तीनों एल्गी में मिलता है, तीनों कैटेगरी में क्लोरोफिल ए तीनों में ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, क्लोरोफिल सी किस में होता है, क्लोरोफिल सी या क्लोरोफिल डी किस में होता है, तो आपको ये सारी टेबल को अच्छे से याद करना है। ओके, तो ये टेबल है, इस टेबल में आपको मेजर मेजर चीजें बताई है। जैसे फूड स्टोरेज है, फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, जैसे इसमें स्टार्च की फॉर्म में होता है, मैनिटोल और लैमिनिलिन की फॉर्म में होता है ना। तो फ्लोरिडियन स्टार्च इसमें रेड एल्गी में आपको फ्लोरिडियन स्टार्च आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अगर मैं एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछूं भी, मैनिटोल है, मैनिटोल आपको कौन सी एल्गी में देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे अगर मैं आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछूं फ्लोरिडियन स्टार्च कहाँ पे मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए भी रोडोफेसिया में वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, और उसके बाद अगर सेल वॉल की बात करूं ना, सेल वॉल जो क्लोरोफेसी है, जो फर्स्ट वाली ग्रीन एल्गी है, उसमें सेलुलोज की देखने को मिलेगी। ओके, जो सेकंड है, सेकंड कैटेगरी में जो ब्राउन एल्गी है, उसमें जो सेल वॉल है सेलुलोज प्लस एल्जिन। ओके, यहाँ पे एल्जिन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी ने एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एल्जिन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको ब्राउन एल्गी का वहां पे एग्जाम्पल कोट करना है। ओके, उसके बाद जो रेड एल्गी है, जो रोडोफेसी है, उसमें तो सेलुलोज होता है। ओके, सो उसके बाद फ्लैजेला, आपको पता है फ्लैजुलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्ट। सो आल्दो हम इसको ना डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कवर करेंगे, एक एक एल्गी को पकड़ के उसके में कैसे फ्लैजेला होते हैं, क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे। बट यहाँ पे आपको देखना है क्लोरोफेसिए में और ग्रीन एल्गी में
2 टू 8 फ्लैजेला मिलते हैं और एपिकल होते हैं, एपिकल ओके, ऊपर वाली साइड। वो हम इसको एपिकल को अच्छे से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ओके। उसके बाद अगर हम सेकंड बात करें तो ब्राउन एल्गी में टू फ्लैजेला अनइक्वल एंड लेटरल होते हैं। सो आपको याद रखना है ग्रीन एल्गी में फ्लैजेला का काउंट ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू ब्राउन एल्गी, और ग्रीन एल्गी में जो पोजीशन है फ्लैजेला की वो एपिकल होती है और साथ के साथ फ्लैजेला इक्वल होते हैं, ओके। और जो ब्राउन एल्गी है उसमें फ्लैजेला जो फ्लैजेलर नंबर है वो टू होते हैं, और ये ये अनइक्वल एंड लेटरल होते हैं, और रेड रेड एल्गी में ये एब्सेंट होते हैं, ओके। सो अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ये जो ग्रीन एल्गी है फ्रेश वाटर में, सॉल्ट वाटर में, ब्रैकिश वाटर में हमें देखने को मिलेगा। और सेम हैबिटेट आपको ब्राउन एल्गी का भी है, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर एंड सो ऑन, ओके। एंड सेम आपको रोडोफेसिया में भी आपको देखने का मिलेगा भी। ये तीनों की तीनों कैटेगरी में क्या है, तीनों के तीनों कैटेगरी में आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आपको देखने को मिलेगा, ओके। बट आपको ध्यान रखना है इस टेबल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्लोरोफिल बी या किस में मिलता है, तीन एग्जांपल दे दी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो आपको पता है ग्रीन एल्गी या क्लोरोफेसियम में आपको क्लोरोफिल बी देखने को मिलेगा, ओके। क्लोरोफिल डी किस में देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल डी आपको देखने को मिलेगा रोडोफेसिया में, ओके, ओनली रोडोफेसिया में। इस तरह से बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें आ सकती है, ओके। और फ्लोरिडियन स्टार्च कहाँ पे है, तो कौन सी एल्गी में है, तो रोडोफेसिया और रेड एल्गी में आपको फ्लोरिडियन स्टार्च देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारे तरह के एमसीक्यूज इस टेबल से पूछ सकते हैं। इस टेबल से मैंने आपको बेसिक ग्लिम्स बताया है, बेसिक डिस्कशन बताई है एल्गी की क्लासिफिकेशन की, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्गी की क्लासिफिकेशन को वन बाय वन अच्छे से स्टडी करेंगे। आज आप इस लेक्चर को अच्छे से आप स्टडी करो, इसको देखो, और अगर इसमें कोई डाउट और क्वेश्चन हो तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन का यूज करके डाउट और क्वेश्चंस आप उस क्लियर कर सकते हो। और साथ ही साथ हम कंटिन्यूअसली अब रेगुलरली वीडियोस लेके आ रहे हैं, बायोलॉजी की वीडियोस, अब केमिस्ट्री की वीडियोस भी चैनल में हम लेके आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आपको टाइम टू टाइम काफी अच्छे लेक्चर्स और नोट्स सारी चीजें इस चैनल से अवेलेबल हो जाएंगी। टीम बैकएंड पे काफी इफेक्टिवली काम कर रही है ताकि सारा मटेरियल आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो पाए, और होपफुली कि नेक्स्ट नीट एग्जाम से पहले हमारा जो चैनल है काफी अच्छे से सैचुरेट हो जाएगा in the form of chemistry, physics and biology, so that you can get each and everything that is required in your NEET exam. And साथ ही साथ हमारा प्लान है कि टाइम टू टाइम हम थोड़ा एमसीक्यूज के टेस्ट वगैरह वो सारी चीजें भी प्लान करेंगे। तो नेक्स्ट नीट एग्जाम से पहले पहले हमारा ये सारी चीजें इन प्लेस हो जाएंगी। तो होपफुली कि हमें हमारा कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से आप हमारा कंटेंट एंजॉय कर पा रहे हो। कोई अगर आपको कमेंट हो, कोई अगर आपको सुझाव या कोई पर्टिकुलर टॉपिक के लेक्चर चाहिए, तो आप हमारा कमेंट सेक्शन का यूज करके हमें अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो। एंड इन द मीन टाइम अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक्स जो हम कवर कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, काफी यूजफुल हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को शेयर कर सकते हैं ताकि वो नीट के एग्जाम में उनको इन सारे टॉपिक्स का बेनिफिट हो। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्गी के तीनों क्लासिफिकेशन को काफी अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इन द मीन टाइम प्लीज सब शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज शेयर एंड सब्सक्राइब एक मोटिवेशन फैक्टर होता है जो हमें आगे बहुत अच्छी और बहुत थोरो वीडियो लाने में एक बहुत हेल्पफुल रहता है, एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह से वो काम करता है। तो थैंक यू सो मच।